नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से की मुलाकात। कहा, आम आदमी पार्टी ने लोगों को दिया धोखा। दिल्ली में चुनावी घमासान तेज। भाजपा ने कहा, सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ का नुकसान। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर किया पलटवार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेलवे स्टेशन परिसर में निर्माणाधीन इमारत ढही। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का दिया निर्देश। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। शीतलहर और बर्फबारी से कांप रहा उत्तर भारत। कोहरे के कारण ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सागर। भव्य उत्सव की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में गृह मंत्री ने दिल्ली के 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मुलाकात की। अमित शाह ने प्रधानों से उनकी समस्याओं को जाना और उनसे पार्टी की योजनाओं के बारे में चर्चा की। बता दें कि भाजपा ने झुग्गियों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जून 2024 में झुग्गी अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 1000 बूथों पर 253 विस्तारक बनाए गए थे, जिनमें 53 महिला विस्तारक भी शामिल हैं। इन विस्तारकों को हर 3 बूथ पर जिम्मेदारी दी गई ताकि झुग्गियों में स्थानीय मुद्दों को समझा और उनको हल किया जा सके। दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं। झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं की दिल्ली चुनाव में बड़ी भूमिका रहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिवस है। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है। उस दिन आपदा से मुक्ति, किस चीज से मुक्ति चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त करना। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे कर सत्ता पर आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश की सभी सरकारों के रिकॉर्ड भ्रष्टाचार करने में तोड़ दिए। अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भी अपनी मुहर लगा दी है। कैग की ओर से केजरीवाल के शराब घोटाला को लेकर कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शराब घोटाले से राजकोष को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाली जीओएम ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया। वहीं शिकायतों के बावजूद सभी संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई। लाइसेंस जारी करने से पहले बोली दाताओं की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया। लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन हुआ और उल्लंघनकर्ताओं को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। यही नहीं, मूल्य निर्धारण में भी पारदर्शिता का अभाव रहा और आबकारी नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर कैबिनेट या एलजी की मंजूरी नहीं ली गई। आबकारी नियमों को विधानसभा के समक्ष भी नहीं रखा गया। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ खुदरा विक्रेताओं ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक लाइसेंस लिए रखा, जबकि कुछ ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने से
पहले ही उन्हें सरेंडर कर दिया। चूंकि सरकार ने सरेंडर किए गए खुदरा लाइसेंसों को फिर से टेंडर नहीं किया, इसलिए राजकोष को लगभग 890 करोड़ का नुकसान हुआ। आप सरकार द्वारा जोनल लाइसेंसधारियों को दी जाने वाली छूट के कारण 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं कोविड प्रतिबंधों के आधार पर जोनल लाइसेंसधारियों को 144 करोड़ रुपए की नियम विरुद्ध लाइसेंस फीस की माफी दी गई। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट का गलत संग्रह करने के कारण 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व नुकसान भी हुआ। अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि जो खामियां पाई गई हैं उनके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और आप नेताओं को भ्रष्टाचार पर जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में शराब घोटाले से दिल्ली की जनता त्रस्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने समय समय पर शराब घोटाले की रिपोर्ट टेबल करने को कहा, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी पार्टी और अपने आकाओं को बचाने के लिए शराब घोटाले की सच्चाई सार्वजनिक नहीं होने दी। आज जनता शराब घोटाले का सच जानना चाहती है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घोटाला, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। और अगर LG महोदय ने कहा कि आप विधानसभा सत्र बुलाओ और C&AG की रिपोर्ट्स को वहां पे पेश करो, वहां पे टेबल करो, ऐसी कौन सी मजबूरी थी सीएम आतिशी की कि आम आदमी के पाप को छिपाने के लिए, आम आदमी पार्टी के पाप को छिपाने के लिए और C&AG की रिपोर्ट को टेबल ना करने के लिए क्यों उन्होंने ये रोक लगाई, क्यों अब तक असेंबली बुलाकर उसको टेबल नहीं किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो पहले दूसरी सरकारों से घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज वो अपने घोटालों का हिसाब जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाथ, कहां गए वो जो उस समय कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज अपने घोटाले का जवाब देने से भागते हैं। आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिलता उसका जवाब है, न बढ़ते हुए बिजली के जो बिल आते हैं उसका जवाब है, न कौन आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा उसका जवाब है, न बड़े हुए पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। दिल्ली शराब नीति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। भाजपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि शराबबंदी पर कैग रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल दी। नीति बनाते समय जानबूझकर की गई चूक से सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि सत्ता के नशे में चूर, कुशासन में मस्त, आप डाका लूट का मॉडल पूरी तरह से सामने आया और वो भी शराब जैसी चीज पर। बस कुछ ही हफ्तों की बात है जब उन्हें वोट देकर सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा और उनके द्वारा किए गए पाप के लिए दंडित किया जाएगा। शराबबंदी पर CAG रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल दी है। नीति कार्यान्वयन में जानबूझकर की गई चूक से राजकोष को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मोहर वाले फॉर्म उपलब्ध हुए हैं। इससे साफ हो गया है कि वोटर ID को लेकर क्यों हाहाकार मचा रहे थे।
बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मुहर के फॉर्म उपलब्ध हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक विधायक मोहिंदर गोयल जी और दूसरे विधायक जय भगवान जी के फॉर्म और हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि ये किस कारण से हाहाकार मचा रहे थे। अब इनके दिल में कौन सा चोर बैठा हुआ था वो साफ हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल से पूछा कि देश विरोधी काम करने वाले इन लोगों के साथ आपकी मोहब्बत का राज क्या है। मैं स्वघोषित कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी से ये पूछना चाहूंगा कि ये देश विरोधी काम करने वाले इन घुसपैठियों के साथ आपकी इस मोहब्बत का राज क्या है। एक तरफ आप उत्तर प्रदेश और बिहार के मेहनतकश लोगों के बारे में हिकारत रखते हैं और दूसरी तरफ देश में गैर कानूनी तरीके से आए हुए वो लोग जो अनेक प्रकार की अवांछित आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके साथ मोहब्बत रखते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को पब्लिक डिबेट की चुनौती दी है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे से पब्लिक डिबेट करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा इसके जरिए दिल्ली के लोगों को दोनों पार्टी के मुद्दे और काम का पता चल सकेगा। तो जनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि उनके औपचारिक नाम का ऐलान होने के बाद एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूरी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए, जिसमें जनता देख सके कि वोट इसको देना है कि उसको देना है, इसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया, इसका क्या विजन है, उसका क्या विजन है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर गई है। रामदास अठावले की पार्टी केंद्र में एनडीए की सहयोगी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए की केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम पर अपनी मंजूरी दी है। इनमें सुल्तानपुर माजुरा, कोंडली, तिमारपुर, पालम, नई दिल्ली, लक्ष्मीनगर, नरेला, संगम विहार, सदर बाजार, मालवीय नगर, तुगलकाबाद, बदरपुर, चांदनी चौक और मटियाला महल शामिल हैं। आरपीआईए ने इस सूची में 4 महिलाओं को भी टिकट दिया है। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए अठावले की पार्टी में यहां से महिला प्रत्याशी शुभी सक्सेना को टिकट दिया है। पे घोटाले करने का काम केजरीवाल के कार्यकाल में हुआ है। दारू घोटाले में मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री भी अंदर चले गए थे और अभी 2026 करोड़ का घोटाले की जो रिपोर्ट आई है वो भी मतलब एक सत्य चित्र है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी आदमी है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भ्रष्टाचारी थी और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को हटाओ, आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाओ और बीजेपी को सत्ता में बिठाओ, इसी तरह की हमारी मांग है। हम जरूर 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे, 15-20 सीटों पर, लेकिन बीजेपी का नुकसान ना हो। मेरी पार्टी एनडीए में है और एनडीए का समर्थन करती है, बीजेपी का समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बड़ा हादसा हो गया है। यहां रेलवे स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के लैंटर गिरने से 10 से अधिक मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को रेस्क्यू और हर संभव मदद का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। सारे मेरे मजदूर, सारे लेबर मेरे साथ के, इसमें करीब 20-25 लोग थे और एक बाबूजी भी थे, वो भी उसके ऊपर ही थे शायद। और नीचे भी बहुत कुछ लोग थे, नीचे भी जो पिलर को
इसको लगा रहे थे, शटरिंग को डीलिंग कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 50 से ज्यादा अवैध लेबोरेटरीज पकड़ी गई और नष्ट की गई हैं, जो ड्रग्स के काम में लगी हुई थी। इसके साथ ही राज्यों को भी ऐसी अवैध लेबोरेटरीज पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारा ड्रग के खिलाफ जो अभियान है वो बहुत पुख्ता हुआ है। मुझे आप सभी को बताते हुए आनंद है कि वर्ष 2024 में जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता है। इसलिए आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही इंगित करता है कि हमारे प्रयासों को सफलता मिल रही है। समारोह में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशे के कारोबार में लगे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने के काम में भी तेजी लानी होगी। जब तक नशे के कारोबारियों पर आर्थिक लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब तक हम पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। कोई भी बड़ा केस बिना फाइनेंशियल जांच के बंद नहीं होना चाहिए। संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही हम जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये वृत्ति को रोकने में सफल नहीं होंगे। जब उनको मालूम पड़ेगा कि पैसा भी चला जाता है, बदनामी भी होती है और जेल में भी जाना पड़ता है, तभी जाकर ये प्रवृत्ति बंद होगी। तो कोई भी बड़ा केस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करे बगैर समाप्त करने की हम गलती न करें, इसको आगे बढ़ाएं, वो भी बहुत जरूरी है। डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ड्रोन का उपयोग आज भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में एनडीपीएस कोर्ट की संख्या को बढ़ाने की भी बात कही। विशेष एनडीपीएस न्यायालयों की संख्या चंडीगढ़ में एक भी नहीं है, हरियाणा में एक भी नहीं है, हिमाचल में एक भी नहीं है, पंजाब में एक भी नहीं है और उत्तराखंड में भी एक भी नहीं। एनडीपीएस के विशेष अदालतों के निर्माण में आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या राम धुन में रम गई है। चारों ओर राम नाम की गूंज है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ श्री रामलला का महाअभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शहद और अन्य पवित्र सामग्री से रामलला का महाअभिषेक हुआ। पीतांबरी वस्त्र पहने रामलला के दिव्य दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों भक्त उमड़े। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के अवसर पर अयोध्या में राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। रामलला के भव्य महाअभिषेक के बाद रघुकुल नंदन श्री रामलला का दिव्य श्रृंगार किया गया। भगवान श्री राम को पीले रंग की बेहद ही खूबसूरत पोशाक पहनाई गई। उस पर रंग बिरंगे आभूषण देख मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि रामलला साक्षात दर्शन दे रहे हों। रामलला की ऐसी अद्भुत छवि को देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। रामलला के अद्भुत श्रृंगार के बाद उनकी महाआरती की गई। इस मौके पर भक्त भाव विभोर नजर आए। रामलला की अलौकिक छवि के आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी नजर आई। ठंड के इस मौसम में भी भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं।
5 अगस्त 2020 को इसी अयोध्या धाम में आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। श्री राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठा एकादशी के अवसर पर तीर्थ यात्रियों के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की है। यहाँ के स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी थोड़े से ही सही लेकिन राम राज्य की याद दिला रहे हैं। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने की श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन सी श्रीनिवास से खास बातचीत। सभी लोग जानते हैं कि राम राज्य में तो किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, लोगों को बीमार भी दोनों लोगों को बुखार तक नहीं होता था भगवान श्री राम के प्रताप से। लेकिन ये तो त्रेता युग नहीं है, ये है कलयुग और यहाँ पर हम सभी अपने अन्न दोष के कारण, अपने व्यवहार के दोष के कारण कभी न कभी बीमार ज़रूर पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो तीर्थयात्री आए हैं उनके निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल है ये, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ में इसका एक तरह से MOU है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं यहाँ पर वो अपने नाम लिखवा रहे हैं और अंदर जो डॉक्टर्स हैं, आप यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो उनका परीक्षण कर रहे हैं और उनको सभी जो दवाएं हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे और उनके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। श्री श्रीनिवास जी हैं जो कि चेयरमैन हैं सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के। सर बहुत धन्यवाद। ये इस सेवा के बारे में थोड़ा सा बताइए और कब से ये सेवा शुरू हो रही है और क्या? तो 15 जनवरी 2024 में ये सेवा शुरू हुई, तो आज तो 1 साल हो गया है। तो आज तक 5,60,000 भक्तों की, नागरिकों की और मरीजों की भी सेवा करने का भाग्य मिला है। और इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं उसका असर ज़मीन पर दिख रहा है और यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री इस निःशुल्क यात्रा से अत्यंत प्रसन्न हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, श्री अयोध्या। बीते बुधवार मला मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टोकन लेने आए लोगों की भीड़ में भगदड़ से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के मेंबर भानु प्रकाश रेड्डी ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे से टोकन देते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एकादशी का पर्व दिन को दर्शन के लिए ज़्यादा लोग वो एकादशी और द्वादशी के दिन में दर्शन करने के लिए इच्छा है, इसलिए TTD ने तिरुपति में 9 सेंटर्स में 90 काउंटर्स ओपन किया। 1,20,000 डिवोटीज को टिकट्स देने के लिए हम प्लान किया, लेकिन उधर भैरवपट्टी का स्टेशन में थोड़ा उधर लोकल ऑफिसर का नेग्लिजेंस है, उसके कारण वो गेट्स सडनली ओपन किया। उधर नियरली 2,000 to 2,500 डिवोटर्स आर वेटिंग इन दैट पार्क, सो वो स्टैम्पेड हो गया। ये बहुत बुरा बात है। 3 ऑफिसर्स को, हमारा TTD सिक्योरिटी ऑफिसर एंड तिरुपति SP और JEO और उधर लो इंचार्ज ऑफिसर्स को भी सस्पेंड और किसी को भी ट्रांसफ़र किया, वो अलग बात है। और आइए बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। कैसे, ये देखिए।
महाकुंभ में स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों से महाकुंभ के मेला क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखा जा रहा है। मेला क्षेत्र में 12,000 फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है, जो सेप्टिक टैंकों से लैस हैं। इसके साथ ही 16,100 प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जिनमें सोख्ता गड्ढों की सुविधा है। ये टॉयलेट्स पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वच्छता भी सुनिश्चित करेंगे। मेला क्षेत्र में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं, जो स्रोत पर ही कचरे को अलग करने में मदद करेंगे। इस प्रक्रिया से पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। कचरा संग्रहण और निष्पादन को अधिक सुचारू बनाने के लिए 37.75 लाख लाइनर बैग का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। सुबह 6 बजे जो है वो अखाड़ों में अंदर जो गंदगी रहती है उसको निकालते हैं हमारे लेबर, जो रेजान जो सफाई कर्मी हैं, वो जो है सुबह 6 बजे से लेकर के और 2 बजे तक भर में पूरा साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद उसको टिपर पर, जो गाड़ी है टिपर पर लाद दिया जाता है, वो चला जाता है कंपैक्टर पे। हम सोचते हैं कि यहाँ से लोग जो भी जाएं, जो श्रद्धालु जाएं, वो ये कहें कि हाँ प्रयागराज की पावन धरती साफ सुथरी थी। धर्म और आस्था के साथ ही इस महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे यहां आने वाले हर श्रद्धालुओं को स्वच्छता का अनुभव हो और उनके जरिए पूरे देश और दुनिया में स्वच्छता का संदेश भी जाए। स्वच्छता को बनाए रखने में सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, ताकि जो भी महाकुंभ में आए उसे महाकुंभ की धरती पूरी तरह साफ सुथरी मिले। इसका एक यह भी संदेश है कि अगर इतने बड़े महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं उसको साफ रखा जा सकता है, तो आप अपने आसपास भी सफाई रख सकते हैं। सरकार के यही है कि बस साफ सफाई की व्यवस्था अच्छे से रखनी है, मतलब कोई गंदगी ना होने पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता और सुव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मेला क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए अपनाई गई ये रणनीतियां न केवल स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करेंगी, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगी। जो लोग आए यहाँ, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि गंदगी न दिखे और यहाँ से एक संदेश लेकर जाएं कि अगर इतने बड़े महाकुंभ स्थल में सफाई की जा सकती तो कहीं भी साफ रखा जा सकता है। ये संदेश भी लोगों के लिए है। कुंभ की धरती से तमाम संदेश हैं, लेकिन स्वच्छता का भी एक संदेश है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, महाकुंभ प्रयागराज। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।